नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने आपके चैप्टर स्वरूणी भारत का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हमें उसे आगे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड भाग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कल हमने आपका जो स्वरूणी भारत है प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक उसका पहला भाग कर लिया था। अब देखिए, हमने कल 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था और 4 हमारे जो राजस्थान के जनपद आते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कल आपको जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। हमें आज सिर्फ मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ना है। तो मगध में हमारा आपके चैप्टर में लगता है मौर्य वंश से प्रारंभ किया गया है। तो हम आज इस मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। कल जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था हमारा मगध। जो मगध है वर्तमान में जो बिहार का क्षेत्र है, वर्तमान में बिहार और जो यूपी का क्षेत्र है वो आता था मगध के अंतर्गत। तो मगध में एक वंश था जिसने शासन किया था, सबसे पहले बात करते हैं हम, वो था हर्यक वंश। मगध में शासन करने वाला जो सबसे पहला वंश था वो था हर्यक वंश। जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, वो थे बिंबिसार। उसके बाद में जो अगला वंश आया था वो आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश और इसके संस्थापक थे शिशुनाग। उसके बाद में आया था नंद वंश। उसके बाद में जो अगला वंश आया था वो आया था नंद वंश और नंद वंश के संस्थापक थे श्री महापद्म नंद। अगले आए थे श्री महापद्म नंद और उसके बाद में इनके अंतिम शासक थे घनानंद और घनानंद को हराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और एक नवीन वंश राजवंश की नींव रखते हैं, वो था मौर्य वंश। अब देखिए, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले हम देखेंगे थोड़ी सी भारत की स्थिति कि मगध में जो मगध था उस पर शासन था घनानंद का। नंद वंश का शासक था घनानंद, उसका शासन था। यह एक बहुत ही विलासी राजा था, क्रूर राजा था। और इस समय इधर एक हमने महाजनपद पढ़ा था गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और तक्षशिला में उस समय विश्वविद्यालय था और भारत का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उस समय का ये था तक्षशिला। और यहीं पर एक आचार्य थे, उनका नाम था चाणक्य। उनका नाम था चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। इनके 3 नाम आते हैं, विष्णुगुप्त, इनका बचपन का नाम था चाणक्य और इन्हें कहा जाता है कौटिल्य। देखिए यहाँ पर उसमें सीरिया के शासक था सिकंदर, नाम सुना होगा आपने। सिकंदर ने उसमें चर्चा चल गई थी कि सिकंदर का जो अगला आक्रमण है जो किस पर होगा, वो होगा भारत पर। सिकंदर का अगला आक्रमण होगा भारत पर। तो उस समय आचार्य चाणक्य को यह पता लग गया कि सिकंदर है जो अगला आक्रमण किस पर करेगा, भारत पर करेगा। तो चाणक्य ने सोचा कि हमारे भारत पर सिकंदर आक्रमण करेगा, क्यों ना इस सिकंदर के आक्रमण को रोका जाए। सभी जितने भी शासक है भारत के उनको इकट्ठा किया जाए। और तो इसी सिलसिले में चाणक्य तक्षशिला से चले और मगध में आ गए। और मगध में जो इनकी राजधानी थी घनानंद की वो थी पाटलिपुत्र। इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। वर्तमान में जिसे पटना कहा जाता है और पटना बिहार की राजधानी है। वर्तमान में जो हमारा स्टेट बिहार है उसकी राजधानी भी कौन सी है, पटना है। तो चाणक्य आए पाटलिपुत्र में और घनानंद जो यहाँ के राजा थे वो बहुत ही विलासी राजा थे। तो उन्होंने यहाँ पर आकर इस घनानंद को बोला कि अगला जो सिकंदर का अगला आक्रमण है वो किस पर होगा, हमारे भारत पर होगा और आप यहाँ के सबसे बड़े राजा है तो इसको रोकने की जिम्मेवारी आपकी है। तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं रोकूंगा, जाओ आपको कुछ करना है जो कर लो। और इस चाणक्य का यहाँ से अपमान कर दिया। चाणक्य अपमानित होकर वापस लौट आते हैं। तो चाणक्य वहां से चलते हैं
और यहाँ से चलकर पास में जंगल होता है, वहां पर एक शिकारी मिलता है उनको, और शिकारी के पास में 5-7 बच्चे होते हैं, वो आपस में खेल खेल रहे होते हैं, और उसी खेल में उनको एक मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और वो एक खेल खेल रहे होते हैं राजकीलिम नाम से, और इसी खेल में पहचान लिया था गुरुजी ने पहली नजर में कि ये बच्चा है जो आगे चलकर कुछ बन सकता है, राजा बनने के जो गुण है चंद्रगुप्त मौर्य में ये दिख गए थे चाणक्य को। और चाणक्य जाता है उस शिकारी के पास में और उस शिकारी से खरीदता है कि आपको ये बच्चे को बेचना है, तो शिकारी बोलता है बेच देते हैं। तो उस समय शिकारी को कहा था चाणक्य ने कि मैं आपको 1000 मुद्रा दे दूंगा, और उस समय की मुद्रा का नाम था कासार्पण। उस समय की मुद्रा का नाम था कासार्पण, और 1000 कासार्पण में चाणक्य है जो किसको खरीद लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदकर अपने साथ में ले जाते हैं। नाम पूछते हैं कि नाम क्या आपका, कहते हैं मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, और अपने साथ में खरीदकर कहां ले जाते हैं, अपने साथ में ले जाते हैं तक्षशिला में। अपने साथ में ले जाते हैं तक्षशिला में, और तक्षशिला में है जो चाणक्य इसको शिक्षा देते हैं, सारी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में इसको पढ़ाया जाता है। हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, अस्त्र फेंकने की जितनी भी शिक्षा होती है वो उसमें पारंगत किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बाद में बात आती है 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व की बात आती है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले की घटना है। ईसा से जन्म से पहले की घटना। ये जो कालक्रम है आपका ये चलेगा बेग, जैसे 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ये मौर्य वंश का शासनकाल है। 322 से 185 ईसा पूर्व ये बेग चलता है, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। ईसा मतलब ईसा मसीह का जन्म, और उससे पूर्व मतलब पहले की घटना है। तो उसके बाद में जब ये 322 ईसा पूर्व में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये आक्रमण करते हैं घनानंद पर। घनानंद पर आक्रमण करते हैं और घनानंद को हरा देते हैं। घनानंद यहाँ पर मारा जाता है, घनानंद की मृत्यु हो जाती है, और जो अगला सम्राट बन जाता है मगध का वो बन जाते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और एक नवीन राजवंश की नींव रखते हैं, और इस वंश का नाम था मौर्य वंश। इसकी जो नींव है वो रखी थी 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले की बात है, और ये इनका जो शासनकाल रहा था 298 ईसा पूर्व तक रहा था। ये भारत के बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे। इन्हें भारत के सम्राट भी कहा जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार किया था इधर ईरान तक, इधर ईरान, काबुल, कंधार, इधर कन्नौज तक, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक तक इनका आधिपत्य था। यानी उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था, और उस समय अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। इन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। इनकी सेना में माना जाता है लगभग 6 लाख सैनिक थे। तो यूनानी इतिहासकारों ने कहा था इनके बारे में कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद डाला। अब मगध के जो अगले सम्राट है वो बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में भारत के सम्राट बन जाते हैं, और उसके बाद में सिकंदर था, उनकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर का एक सेनापति था, उसका नाम था सेल्यूकस निक्टर। उसका नाम था सेल्यूकस निक्टर, और इस सेल्यूकस निक्टर ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था, और ये जो आक्रमण किया था ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य यानी इनके मध्य युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य, और जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है, और उसके बाद में इनके मध्य एक संधि होती है। इन दोनों के मध्य एक संधि होती है, और संधि के तहत सेल्यूकस निक्टर की एक पुत्री थी, और उसका नाम था हेलेना। सेल्यूकस निक्टर की एक पुत्री थी, नाम था हेलेना, और इसी हेलेना की शादी करवा दी जाती है
चंद्रगुप्त मौर्य से। इसी हेलेना की शादी करवा दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब देखिए ये था पहला अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था चंद्रगुप्त मौर्य का और हेलेना का। और इसी विवाह की एक शर्त रखी थी आचार्य चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने एक शर्त रख दी थी कि शादी तो करवा देंगे हम हेलेना की, शादी तो हेलेना की चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये थी कि जो हेलेना से पुत्र उत्पन्न होगा, जो हेलेना से पुत्र उत्पन्न होगा वो मगध का सम्राट नहीं बनेगा, वो मगध का सम्राट नहीं बनेगा, क्योंकि हेलेना विदेशी थी और इन्होंने कहा था इस ये हेलेना है जो विदेशी है और इसका पुत्र होगा, इसके कहीं ना कहीं इसके मन में क्या आएंगे, विदेशी गुण आएंगे, ये अपने भारत को इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना एक यहाँ का बच्चा करेगा। तो आचार्य चाणक्य ने कह दिया था कि इसका पुत्र है जो मगध का अगला सम्राट नहीं बनेगा। उसके बाद में सेल्यूकस निक्टर ने अपनी पुत्री हेलेना से शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में इसको सेल्यूकस निक्टर को 500 हाथी भेंट किए थे, 500 हाथी भेंट किए थे, यानी उस समय सबसे ज्यादा हाथी है जो मगध में पाए जाते थे, सबसे ज्यादा हाथी मगध में पाए जाते थे। इसी कारण उसने 500 हाथी भेंट किए थे सेल्यूकस निक्टर को। और सेल्यूकस निक्टर ने अपना एक दरबारी कवि भेजा था, इसके दरबार में रहता था एक कवि था, नाम था मेगस्थनीज, नाम था मेगस्थनीज। और ये मेगस्थनीज आया था भारत में, इस हेलेना के साथ में आया था, यानी विवाह के साथ में आया था, दरबारी कवि था। और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इसी ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, एक इस पुस्तक में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, और एक थी आचार्य चाणक्य की पुस्तक और जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ध्यान रखना अर्थशास्त्र है जो अर्थशास्त्र से संबंध नहीं रखता है, इसका जो संबंध है वो है राजनीति से, इसका संबंध है राजनीति विज्ञान से। यानी अर्थशास्त्र में किसका विषय में चर्चा की गई है, राजनीति के विषय में चर्चा की गई है, और मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है इस चाणक्य की अर्थशास्त्र में। और एक पुस्तक बता दिया आपको मेगस्थनीज की इंडिका। तो उसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने अंतिम समय में एक धर्म बना देते हैं, जैन धर्म। अंतिम समय में कौन से धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, और जैन उपासक था और उसके साथ में चले जाते हैं ये सवर्ण बेलगोला में, सवर्ण बेलगोला। और ये जो सवर्ण बेलगोला है ये स्थान पड़ता है कर्नाटक में, ये सवर्ण बेलगोला स्थान पड़ता है कर्नाटक में। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना पद्धति से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, संलेखना होती है। अंतिम समय में अपने खाना पानी सारा छोड़ देना, जिस तरीके से हम भूख हड़ताल करते हैं, यानी कि एक तरीके से व्रत रखकर जो अपने प्राण त्यागते हैं वो पद्धति होती है, संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो मगध के राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं, वो बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। जो बिंदुसार का शासनकाल है वो ध्यान रख लेना 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक था। इन्हें एक नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है एमिथ्रोचेट्स, इन्हें एमिथ्रोचेट्स कहा जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने इनको संज्ञा दी है एमिथ्रोचेट्स, जिसे हिंदी में एमित्रघात भी कहा जाता है, एमित्रघात, हिंदी में इसे एमित्रघात भी कहा जाता है। उसके बाद में जो बिंदुसार है एक संप्रदाय को मानते थे और उस संप्रदाय का नाम था आजीविक संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय यानी चंद्रगुप्त मौर्य है जो जैन धर्म को मानते थे और बिंदुसार है जो आजीविक संप्रदाय को मानते थे। इसके बाद में यूनान का एक राजा था, नाम था एंटियोकस। यूनान के राजा एंटियोकस ने इनके दरबार में एक दरबारी कवि भेजा था जिसका नाम था डायमैक्स। और इधर मिस्र का एक सम्राट था फिलोडेल्फस, और फिलोडेल्फस ने एक दरबारी कवि भेजा था, उसका नाम था डियानिसिस।
ये दो दरबारी कवि आए थे इनके दरबार में और ये आजीविक संप्रदाय को मानते थे, इन्हें अमित्रघात कहा जाता है। ये थे बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में जो अगले मगध के सम्राट बनते हैं वो बनते हैं अशोक। अशोक के बारे में माना जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों का वध कर मगध की गद्दी पर बैठे थे। 99 भाइयों का वध किया था इन्होंने और गद्दी पर बैठे हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इन्होंने 99 भाइयों का वध नहीं किया था, ये 100 भाई थे और जो इनके सम्राट बनने के बीच में आया था उन्हीं का वध किया था अशोक ने। और उसके बाद में माना जाता है कि बिंदुसार ने जो अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था अपने पुत्र सुसीम को, अपना पुत्र सुसीम, तो उसका जो मगध का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इस सुसीम की हत्या कर अशोक है जो अगला मगध का सम्राट बन जाते हैं। अशोक के बारे में बताया जाता है कि इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 272 ईसा पूर्व में और इनका एक इतिहासकार और इतिहास में नाम मिलता है देवनामप्रिय। ये उनका तीसरा शिलालेख है जिसमें इनका ये नाम मिलता है देवनामप्रिय और एक इनका नाम मिलता है देवनामप्रियदर्शी। देवनामप्रियदर्शी इनका एक नाम मिलता है देवनामप्रियदर्शी। और इनका जो शिलालेख है उसमें ये भी नाम मिलता है अशोकवर्धन। अशोकवर्धन इनका एक नाम मिलता है अशोकवर्धन। उसके बाद में इनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने इनके शासनकाल के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग, ये जो कलिंग स्थान है वर्तमान में जो उड़ीसा है हमारा, उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था उसमें, और यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में लगभग माना जाता है कि 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। और उसके बाद में जब अशोक अपने सेनापति के साथ में उसकी यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पांव कटा पड़ा है, किसी का सर कटा पड़ा है। तो इसके बाद में इनके मन ही मन में घृणा हो जाती है और घृणा से आकर ये सारा जीवन त्याग देते हैं कि आज के बाद में हम लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और ये कलिंग युद्ध के बाद में जो इसका मार्ग छोड़ देते हैं, यानी भेरी घोष का मार्ग छोड़ देते हैं। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध से, जब युद्ध लड़ते हैं तो भेरी बजाते हैं ना, रणभेरी। ये भेरी घोष का मार्ग छोड़ देते हैं और धम्म घोष का मार्ग अपना लेते हैं। धम्म घोष का मार्ग अपना लेते हैं यानी उसके बाद में ये बुद्ध, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया धर्म था बौद्ध धर्म, उसके उपासक बन जाते हैं बौद्ध धर्म के। और जो बौद्ध धर्म में उनको शिक्षित किया था वो किया था उपगुप्त ने। बौद्ध धर्म में शिक्षित करने वाले उनको व्यक्ति थे वो थे उपगुप्त। और माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि जो उपगुप्त थे ये सुसीम के ही पुत्र थे। उपगुप्त किसके पुत्र थे? इतिहासकार मानते हैं ये उपगुप्त है जो सुसीम के पुत्र थे। इन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इनकी जो शादी है, अशोक की जो शादी है वो हुई थी विदिशा की राजकुमारी से इनकी जो शादी हुई थी और उनसे इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था महेंद्र और एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा, जिसका नाम था संघमित्रा। और इन्होंने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और इसके अशोक के बारे में, उसका धम्म है, उसने धम्म अमात्यों की नियुक्ति की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।